बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैल गया और जो भी वंचित समाज के लोग हैं वो अम्बेडकर जी की जो तालीम है, जो उनका एजुकेशन के बारे में जो उनका कहना था कि एजुकेट करो, शिक्षा हासिल करो, संगठित बनो, तुम लोग ऑर्गेनाइज हो जाओ और अन्याय के खिलाफ तुम लोग एजिटेट करो, यानी जो गलत चीज़ है उसके खिलाफ में विरोध करो। तो आज आप देखेंगे कि जो अम्बेडकर जी की ये जो उनके जो वचन थे, जो ये बातें थी, ये पूरी दुनिया में लोग इसको अपना रहे हैं। खासकर जो गरीब, दबे कुचले, वंचित जो लोग हैं, ये लोग इनको अपना रहे हैं। आज मेरे पास एक बहुत ही बड़ी एक शख्सियत अम्बेडकर जी की विचारधारा को अपना के बहुत गांव से, बहुत ही छोटे जगह से उठ के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी तक आने वाली इस शख्सियत का नाम है डॉक्टर चंद्रसेन। ये चंद्रसेन साहब यहाँ जेएनयू में आए और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो स्कूल है, इसको हम कहते हैं स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़, यानी इसमें अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन, दुनिया की जो पॉलिटिक्स की पढ़ाई होती है, यहाँ से इन्होंने एमए किया, एमफिल किया, पीएचडी किया। और ये भारत ही नहीं, ये विदेश भी जा चुके हैं। ये अमेरिका की यूनिवर्सिटी से भी इनकी डिग्री है, ये चीन भी जा चुकी है। और चीन और भारत के बीच में जो भी वंचित समुदाय के जो लोग थे, उनका एक इन्होंने कंपैरेटिव स्टडी किया। तो आप देखेंगे कि इलाहाबाद और कौशाम्बी के एक गांव में पैदा हुआ एक बच्चा जो अम्बेडकर जी की शिक्षा को मानते हुए, तमाम कठिनाइयों से लड़ते हुए, जात पात के भेदभाव से लड़ते हुए, और आज अम्बेडकर जी के मिशन को पूरी समाज में फैला रहे हैं। और अभी एक गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे पढ़ाते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। तो हम ऐसे लोगों के बारे में आपसे इसलिए रूबरू कराना चाहते हैं क्योंकि इनकी ज़िंदगी हज़ारों लाखों जो लोग हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो जात पात के भेदभाव में दबे हुए, उनके लिए एक मिसाल है। आप इन्हीं की ज़िंदगी से सुनिए कि इन्होंने क्या क्या परिश्रम किए, क्या क्या इनको कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी और कैसे यहाँ तक पहुँचे, ताकि हम लोग भी जो बाबा साहब का जो मिशन है कि पढ़ाओ लिखाओ, आगे बढ़ो, अन्याय के खिलाफ लड़ो, ये मिशन पूरा हो जाए। और अम्बेडकर जी को श्रद्धांजलि देने का, उनको याद करने का उनके जन्मदिन पे, इससे बेहतर और क्या तरीका हो सकता है कि उनके मानने वाले एक इंसान की ज़िंदगी के बारे में जाने, जो इंसान बिल्कुल ज़मीन से उठ के आज यूनिवर्सिटी में शिक्षा दे रहा है। चंद्रसेन, आपने बात करने के लिए रजामंदी जाहिर की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू अभय। मैं आपको 2009 से जानता हूं, जब आप एमए कर चुके थे। 9 में मैं भी जेएनयू में आया, तो मैं सुनता था कि एक चंद्रसेन थे जो कि आपको कौशाम्बी से आए हुए थे, बहुत पढ़ते थे, लिखते थे और बहुत मेहनत की है। तो आप अपने बारे में बताइए, जो लोग आपके परिवार जैसे परिवार में पैदा होते हैं, जिनके पास खाने रहने को बहुत कुछ नहीं है, शिक्षा नहीं है, लोग उनको जात पात के हायरार्की में नीचे रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या आपके संदेश है? आपकी ज़िंदगी कैसे उनके लिए एक तरह की मिसाल है? कुछ अपनी फैमिली के बारे में, अपनी लड़ाई के बारे में बताइए। अब है ये सवाल एक्चुअली जब भी पूछा जाता है मार्जिनलाइज सेक्शन से, तो ये सवाल जब वो जवाब दे रहा होता है, वो जवाब दो तरीके से देता है। एक तो इंटरव्यू में अपना जवाब देता है और कभी कभी वो जवाब अपने बारे में लिख कर देता है, ऑटोबायोग्राफी में देता है। और जब ये चीज़ें वो बोल रहा होता है तो मुश्किल होता है, क्योंकि उस जीवन को फिर से वो एक जीने का आप जब जवाब देते हैं तो उसमें आप चले जाते हैं, उस टाइम में आप चले जाते हैं, तो वो पेन फील होता है लिखना या बोलना। बट चूँकि आप जो समाज ने आपको दिया है, उस समाज के बारे में तो आपको बोलना ही है। और जर्नी अच्छी थी, इतनी भी ख़राब अभी नहीं थी, क्योंकि आप गांव से निकला और फादर मेरे जो थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। सो सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस जो मेरे फादर का ही हुआ है, और जो उन्होंने सीखा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हायर एजुकेशन में, मुझे लगता है मैं पहला बच्चा था और सब कुछ उन्होंने झोंक दिया अपने एक्सपीरियंसेस को। अक्सर वो बोला करते थे कि जब मैं पढ़ता था तो मेरे पास किताबें नहीं होती थी, अच्छे कपड़े नहीं होते थे, तो जब वो बोला करते थे तो बोलते जो मुझे नहीं मिला मैं वो सारी चीज़ें तुम्हारे अंदर फील नहीं होने दूंगा। और उन्होंने कोशिश किया, कोशिश में वो पूर्ण रहे। और मेरी स्कूलिंग प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, सरकारी स्कूल जो हुआ करते थे, नवोदय विद्यालय का फॉर्म आया। और वो फॉर्म ही उस टाइम पे नवोदय के बारे में हम लोग जानते नहीं थे, और अपने गांव से मैं पहला आदमी था जिसे बोला गया कि ये ठीक ठाक लड़का है, पढ़ने लिखने वाला है, इसका नवोदय विद्यालय का फॉर्म भराइए।
आज भी नवोदय में बच्चे जा रहे हैं, कोचिंग है, किताबें हैं। उस समय मेरे पिताजी किसी तरीके से इलाहाबाद आए और एक किताब लेकर आए और वो किताबें मुझे पढ़ाते थे। कभी कभी मैथ्स का कुछ सवाल फंस जाता था तो गांव में कोई होता नहीं था, क्योंकि मेरे पिताजी का जो बैकग्राउंड था वो हिंदी का था, हिंदी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे थे। तो कहीं कहीं से वो पूछ कर आते थे, वो बताता था या नहीं बताता था, फिर वो सवाल को मुझे समझाया करते थे कि मैथ्स का ये सवाल है। और 97 की बात है और वो शायद टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का। और मैं जब पिताजी होते थे कि तू स्कूल जाएगा और स्कूल से लौटने के बाद डायरेक्ट खेत में आएगा, क्योंकि हम लोग खेत में होते हैं, घर में होते नहीं थे। तो मैं खेत में जाता था अपना बैग लेकर, या छुट्टियां होती थी तो बैग लेकर खेत में ही चला जाता था और दिन भर मैं खेत में बैठा रहता था। खेत में काम करते थे और खेत में ही मैं अपना होमवर्क करता था या पढ़ता लिखता रहता था। तो वो चीज़ें याद आ रही हैं। 97 में नवोदय चला गया और नवोदय जाने के बाद एक बेहतरीन शिक्षा जो राजीव गांधी ने कंसेप्चुलाइज़ की थी 1986 में, जो ग्रामीण क्षेत्र से ब्रिलियंट बच्चे हैं, हर ज़िले में एक नवोदय खोलने का, उसका फ़ायदा मुझे मिला। और वहाँ से निकलने के बाद फिर तुरंत इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 3 साल रहा। जेएनयू का एंट्रेंस दिया, 1 गो में जेएनयू हुआ। एमफिल मास्टर किया 2007 में, एमफिल किया, पीएचडी किया। तो एक शुरुआत थी। और ऑफ कोर्स एक जब दिल्ली हम लोग आए तो एक बड़ी अड़चन यहाँ वही हुई, एक भाषा का, क्योंकि हम लोग हिंदी बैकग्राउंड से आने वाले लोग थे। जेएनयू एलीट सर्किल है, देश का सबसे जो एलीट सेक्शन है। इस यहाँ के प्रोफेसर हैं, यहाँ के बच्चे आते थे, डीयू से पढ़ के आते थे और अच्छी यूनिवर्सिटियों से आते थे। भाषा का बड़ा सवाल होता था एट दैट टाइम। उस समय वी यूज्ड टू मतलब आपसे बता दूं कि इंग्लिश का जब हमारा पहला क्लास होता था तो उसमें इंग्लिश में इंट्रोडक्शन देना पड़ता था और पहला क्लास में छोड़ दिया करता था, क्योंकि इंग्लिश में इंट्रोडक्शन देना है, सबके सामने खड़ा होना है और वो कॉन्फिडेंस होता नहीं था। तो मास्टर्स में मैंने पहला क्लास किसी भी टीचर का नहीं किया, तो ये एक वो हेजिटेशन था, डर था। बट इनफैक्ट आफ्टर दैट आई लर्न इंग्लिश, आई रिटन माई डिजर्टेशन ऑफ एमफिल इन इंग्लिश, रिटन डिजर्टेशन, PhD in English, went to US, have done my coursework there, went to China twice. So that has been a journey, और वो जर्नी एक प्रोग्रेस रही है। और उसमें आज मैं अब बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा हूँ, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ा रहा हूँ लास्ट 14-15 मंथ से। सो एक एजुकेशनल जर्नी थी जिसको लगभग 20 साल लगे और अभी गलगोटिया यूनिवर्सिटी में मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों, आप देखिए चंद्रसेन जी की ज़िंदगी कि जेएनयू जैसे इदारे में आने के बाद अंग्रेज़ी का कैसा भय होता है, और उन्होंने बाद में अंग्रेज़ी पे इतनी मेहनत की कि इनकी पढ़ाई जेएनयू में जो मीडियम है इंग्लिश ही होता है। और आज ये चाइना और जब यूएसए में गए तो वहाँ सब कुछ उन्होंने अंग्रेज़ी में ही किया। जेएनयू में भी सब कुछ अंग्रेज़ी में सब कुछ लिखा, आज लेक्चर भी सब कुछ अंग्रेज़ी में देते हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि घबराना नहीं है हमें भाषा को लेके। आप थोड़ा सा टाइम, साल भर 2 साल लगाएंगे तो ज़रूर आप सीख जाएंगे। जब चंद्रसेन सीख सकते हैं तो आप क्यों नहीं सकते। मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा ही है। मैं भी अंग्रेज़ी बाद में ही सीखा, लेकिन मैं भी अंग्रेज़ी अखबार में लिखता हूँ, मैं भी अंग्रेज़ी बोलता हूँ, अंग्रेज़ी में मेरी भी किताबें हैं। खैर, दूसरी बात है, डॉक्टर अंबेडकर जी ये बार बार कहते थे गांव के अंदर में जात पात बहुत ज़्यादा है और गांव के अंदर में भेदभाव बहुत ज़्यादा है। तो क्या आपको जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है वो गांव में ही पता चल गया था या बाद में आके पता चला? देखिए, 2 गांव में तो आपको पता चल ही जाएगा, क्योंकि आपके मोहल्ले जातियों के नाम पे बटे होते हैं। गांव नाम का कोई कंसेप्ट है नहीं, वो किताबों है, सरकार की फाइलों में है गांव है। लेकिन अगर सोशोलॉजिकली देखें हम ना, तो गांव नहीं, वो मोहल्ले हैं और मोहल्ले जातियों पे बटे हुए मोहल्ले हैं। तो गांव जब कोई बोलता है तो गांव को समझ ही नहीं आता। मैं कि ठीक है, नाम लेने के लिए बोल देता हूँ मैं फलाने गाँव से हूँ, लेकिन वो गांव कुछ फील होता नहीं, वो मोहल्ला, मुझे अपना मोहल्ला याद आता है। तो ऑफ कोर्स गांव से तो शुरुआत हुई है। आप फील हुआ, हमें नवोदय में भी फील हुआ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तो क्या करते थे? बेसिकली वहाँ रिजर्वेशन को लेके हमारे टीचर टिप्पणियाँ किया करते थे। मतलब रिजर्वेशन को डेमोनाइज करना, तुम तो फ्री में आ गए। हाँ, तो उस तरीके का एक बहुत शटल वे में हुआ करता था। नवोदय में बहुत रैम्पेंट तो नहीं मैं कहूँगा, चीज़ें वहाँ अवॉइड की जाती थी और शायद निज़ाम भी उस टाइम ऐसा था
कांग्रेस का रूल था या जो भी था, तो उस समय उस तरीके से नवोदय में नहीं था, बट मतलब फील होता था। मतलब सेकुलर सरकारें जो थी हाँ, तो वहाँ पे ये चीजें बहुत खुल के नहीं आती, खुल के नहीं आती। बट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आए तो वहाँ तो भयंकर रूप पे था। और मैं आपको बता दूं इंटरेस्टिंग, क्योंकि अभी वी यूज टू टीच डॉक्टर अम्बेडकर एंड गांधी, देयर इज ए पीपल इन आवर यूनिवर्सिटी अंडरस्टैंडिंग अम्बेडकर एंड गांधी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी है। तो आप जब यहाँ गांधी और अम्बेडकर आप पढ़ाते हैं तो आप पूरा सेमेस्टर ही गांधी अम्बेडकर पढ़ाते हैं। जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में था तो वहाँ एक पेपर हुआ करता है पॉलिटिकल साइंस में, जिसको बोलते हैं इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स। और इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स में हम गांधी को पढ़ते हैं, टैगोर को पढ़ते हैं, अम्बेडकर को पढ़ते हैं, नेहरू को पढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे जो प्रोफेसर्स थे उन्होंने गांधी को 3 महीना 4 महीना पढ़ाया, ठीक है, मनुस्मृति पढ़ाया, मनु पढ़ाया। और जब सिलेबस ख़त्म होने का टाइम आया या टाइम ही ख़त्म हो गया तो लास्ट दिन आके क्लास में बोलते हैं कि अम्बेडकर को पढ़ने के लिए क्या है, ठीक है, कोई टाइम नहीं, आप लोग अपने आप पढ़ लीजिएगा। लास्ट क्लास में ये टिप्पणी देकर चले गए। ये 2007 की बात है, जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी फाइनल ईयर कर रहा था। और फिर वो एक सिर्फ समाज में ही नहीं, मैं बोल रहा हूँ यूनिवर्सिटी में किस तरीके से डॉक्टर अम्बेडकर को लेके ये कंटेचबिलिटी प्रैक्टिस की जाती है। और वो समय बदल गया कि एक पेपर ही पूरा हम लोग पढ़ा रहे हैं, हमारे टीचर ने हमें पढ़ाया। सो दैट्स वन एस्पेक्ट। बट आप कमरा लेने जाएं इलाहाबाद में तो आपको जाति पूछ के कमरा दिया जाता है। तो वो चीज़ें हैं जेएनयू में हम तो फील ही किए। और हमने तो डेटा ही निकाला कि वाइवा का जो यहाँ मार्क्स होता है, मतलब इंटरव्यू में जब बच्चे आते हैं वंचित समाज से, दलित समाज से या पिछड़े समाज से, माइनॉरिटी के, तो उनके बच्चों को अच्छे परफॉर्मेंस करने के बाद भी उनको कम नंबर दे दिया जाता है ताकि ज्यादा तादाद में ना कुछ आ जाए, 2-4 आ जाए, मगर ज्यादा ना है। आरटीआई डाला 2010 में, हम लोगों ने आरटीआई डाला और उसमें सरप्राइजिंगली जेएनयू बहुत प्रोग्रेसिव माना जाता है, लेफ्ट का गढ़ माना जाता है, मार्क्सिज्म प्रैक्टिस किया जाता है। लेकिन यहाँ के प्रोफेसरों ने जो ये SC ST OBC और माइनॉरिटी के बच्चे थे उन्हों को 1 से 5 नंबर देते थे इंटरव्यू में। और जो जनरल के बच्चे थे, सो कॉल्ड अपर कास्ट बच्चे थे, उनको 30 में से 25, 22 इस तरीके के नंबर दिए जाते थे। तो एक इस तरीके का शटल डिस्क्रिमिनेशन तो आपको जेएनयू भी देखने को मिला। और अभी पढ़ा रहे हैं यूनिवर्सिटी सिस्टम में, ये सारी चीज़ें हैं, चीज़ें बदल रही हैं। लेकिन ताकतें ऐसी हैं कि वो चाहते हैं कि पुराने समय में लेकर चले जाएं। तो कुछ ताकतें हैं जो चाहते हैं कि पुराने समय में लेकर चले जाएं, लेकिन जो समाज आगे बढ़ चुका है वो पीछे जाना नहीं चाहता है और उसे जाना भी नहीं चाहिए। दोस्तों, जो इन्होंने अपने इलाहाबाद के प्रोफेसर साहब की बात बताई कि अम्बेडकर जी का जब नंबर आया पढ़ाने के लिए तो एक ही क्लास में ख़त्म हो गया और बाकी चिंतकों के बारे में महीनों महीने क्लास चले, ये भी एक तरह का कास्ट डिस्क्रिमिनेशन दिखाता है। और मगर अगर हकीकत में देखेंगे तो दुनिया के किसी यूनिवर्सिटी में चले जाइए, अम्बेडकर जी की लिखी हुई किताबें या अम्बेडकर जी पर लिखी हुई किताबें सबसे ज़्यादा तादाद में मिलेंगी आपको, सबसे ज़्यादा उस पर काम हुआ है। आप अम्बेडकर जी के किसी भी मेले में चले जाइए, आप देखेंगे कि वो ऐसा मेला है जिसे लोग खुद से करते हैं, अपने पैसे से करते हैं, अपनी ताकत लगा के करते हैं और उसमें हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं। मैं दिल्ली के जो संसद मार्ग है वहाँ पे मैं गया था, चंदेल भी थे मेरे साथ, वहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग आए हुए थे। लेकिन जो सरकारी फंक्शन होता है उसमें इतना पैसा बहाया जाता है, लेकिन उसमें महापुरुषों के नाम पे, जो सरकारी महापुरुष हैं उनके नाम पे लोगों को पकड़ के लाया जाता है। लेकिन यूनिवर्सिटी में अभी भी आप देखेंगे तो लोगों की जहनियत बहुत बदली है, लेकिन बहुत बदली भी नहीं है। एक चीज़ और बताइए चंदेल, यूनिवर्सिटी और कॉलेज के अंदर में बहुत सारे दलित बच्चे हैं जो चाह रहे हैं कि हम पढ़ें और हम आगे बढ़ें, जेएनयू आएँ, इलाहाबाद आएँ, अमेरिका जाएँ या फिर आपको चीन जाएं, बाकी के मुल्कों में जाएं, उनको बहुत परेशानियां होती है और बहुत लोग मतलब क्या कहें, निराशा में कहते हैं कि चलो कुछ छोटा मोटा काम कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, छोड़ दो। उनके लिए कुछ आप अपना पैगाम दीजिए कि कैसे उनको आगे आना चाहिए। देखिए, एक्चुअली सिर्फ बच्चे पे मैं नहीं बोलूँगा, बच्चे को तो पढ़ना ही है, मैं पेरेंट्स पे भी बोलूँगा, परिवारों पे भी बोलूँगा कि आप थोड़ा हिम्मती होना पड़ेगा, आपको बड़े सपने देखना पड़ेगा। होता क्या है अब है कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन है ना, तो इतनी गरीबी भी रहता है कि बच्चा हाई स्कूल इंटर किया नहीं तो उसको लगता है जल्दी से जल्दी आर्थिक रूप से कुछ मदद करने लगे। तो वो बच्चे का जो टैलेंट है वो छोटी मोटी नौकरियों में क्लर्क बना के, प्यून बना के, छोटी मोटी नौकरियों में ये खपा देना चाहते हैं। लेकिन अगर आपने इतना मेहनत किया है, 5 साल 6 साल और थोड़ा मेहनत करिए उसके साथ, और बच्चे को भी ईमानदारी से काम करते रहिए। हो सकता है जिस बच्चे को आप क्लर्क बना रहे हो सकता है वो बच्चा जाके DM बन जाए।
आईपीएस बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, पूरा टैलेंट है और बच्चे बन रहे हैं। ऐसा है नहीं है कि आप एक खास तबके से आ रहे हैं, जाति से आ रहे हैं तो आपके अंदर टैलेंट नहीं है। मतलब दुनिया को कोई साइंटिस्ट बायोलॉजिकली ये प्रूव नहीं कर पाया कि आपके जीन के अंदर कमी है इसलिए आप अच्छा कर नहीं सकते हैं। ये समाज का प्रॉब्लम है जो आपको इन्फीरियर मानता है, कमज़ोर मानता है। आप अगर मेहनत करेंगे तो बेस्ट माइंड आप हैं, आप बेस्ट माइंड हैं। आप इतना ज़्यादा संघर्ष करके जाते हैं क्योंकि हर जगह पे आपको रोका जाता है, तो आपके अंदर बहुत सारे स्ट्रेटजी, बहुत सारे टैलेंट अपने आप पैदा हो जाते हैं। जिन लोगों को कोई अड़चन नहीं पैदा होती है, वो लोग जब समस्याएं उनके पास आती है ना तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। मैं जानता हूं कि हमारे आसपास जो हमारे दोस्त रहे हैं प्रकाश के, उनके पास छोटी मोटी समस्याएं आएगी ना तो उनका बीपी बढ़ जाएगा, उनको एंग्जाइटी हो जाएगी, उनको 2 साल नौकरी ना मिली तो उनका हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन आप तो बचपन से ही आपको स्कूल में एक कोने बैठाया गया, आपके मार्क्स काट दिया गया। आप ये कर रहे हैं कि जो दलित समाज के लोग हैं वो ज़्यादा ताकतवर हैं और उनके अंदर में ज़्यादा हिम्मत है कि वो आगे बढ़ें। सिर्फ ताकतवर नहीं है, आपके अंदर बहुत सारी स्ट्रेटजी आप समाज से लड़ने की आपके अंदर पैदा हो जाती है। आपके अंदर इतना टेक्निक पैदा हो जाती है कि समस्याओं से कैसे निपटा जाए। असफलताएं तो चारों तरफ आपके आसपास थी ही, तो एक छोटी सी असफलता मिल गई तो विचलित होते ही नहीं है लोग, होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि आप तो सारी असफलताओं को ही धाता बताते हुए पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़े हो, तो समाज को भी, फैमिली को और जो स्टूडेंट हैं, आप थोड़ा हिम्मत रखिए। ठीक है, आपको आपके अंदर बहुत टैलेंट है, आप अच्छा कर सकते हो। अपना टैलेंट आप एक छोटी नौकरी में वेस्ट मत करिए। मतलब डिसीजन मेकिंग में जाना है। मेरा सवाल ये है कि जहाँ डिसीजन लिए जाते हैं कि कौन सी पॉलिसीज़ बनेगी, समाज में कैसी राजनीति होगी, साइंटिफिक इनोवेशन कैसे होगा, उस डिसीजन मेकिंग का पार्ट बनना है आपको। सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई डिसीजन थोप दिया गया है आप उसको फॉलो करते रहिए। समय आ गया है कि आप खुद डिसीजन लें और पूरा देश उसको फॉलो करे, लागू करे। जैसे डॉक्टर अंबेडकर का संविधान पूरा देश आज लागू करता है। माननीय कांशीराम ने जो पॉलिटिक्स की, उस पॉलिटिक्स को लोग नकल कर रहे हैं। तो उस तरीके का टैलेंट है जो मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग हैं, और उस टैलेंट के लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए, जल्दीबाजी मत करिए। थोड़ा संघर्ष है। समाज में आपको कुछ समय के लिए हो सकता है कि पीछे धकेल दिया जाए कि पढ़ाई लिखाई कर रहा है, इतनी डिग्री ले रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा है। लेकिन एक टाइम के बाद मैं आपको बताऊंगा, एक टाइम के बाद आप बहुत अच्छा करेंगे, और लोग कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चों को देख रहा हूँ कि कल ही एक बच्चे से मिला जो यूके से पढ़कर आया है, एक यूएस जा रहा है। तो बहुत मार्जिनलाइज, बहुत निचले तबके से बच्चे आ रहे हैं और उनको मौका नहीं मिलता। सवाल ये है, अगर मौका मिलेगा तो ये स्टूडेंट बहुत अच्छा कर रहे हैं, और उसी दिशा में काम करना चाहिए। डॉक्टर चंद्रसेन यही कह रहे हैं कि कोई नौकरी जैसे है, मान लीजिए क्लर्क की नौकरी है या बैंक की नौकरी है, इस नौकरी को पाने में कोई बुराई नहीं है और इस नौकरी को पाना भी चाहिए। मतलब दलित समाज के बच्चे को हर तरह की नौकरी को लेना चाहिए। लेकिन इसके साथ डॉक्टर चंद्रसेन यही कह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का भी एक कहना था कि अगर आपके पास अच्छा संविधान हो जाए, अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन हो जाए, कानून अच्छा बन जाए, लेकिन दलित समाज के लोग अगर इंस्पेक्टर नहीं बनेंगे, मंत्री नहीं बनेंगे, कॉलेज के प्रोफेसर नहीं बनेंगे, सिनेमा में नहीं जाएंगे, एडवोकेट नहीं बनेंगे, वकील नहीं बनेंगे, आपको मीडिया में नहीं जाएंगे, तो क्या होगा, उनके इश्यूज को दबा दिया जाएगा। अब देखिए, रिजर्वेशन तो बहुत पहले से लागू है, लेकिन जो बड़े बड़े इदारे थे और जो बड़े बड़े आईआईटी इंस्टीट्यूट थे, वहाँ पे क्या किया गया, एक एक बहाना बना के दलित लोगों को बाहर रखा गया। तो क्या है, जागृति अगर आपके अंदर में नहीं होगी, आप अवेयर नहीं होंगे अपने अधिकारों को लेके, तो आपका अधिकार जो है किसी तरीके से बहाना बना के उसको छीन लिया जाएगा। चंद्रसेन एक और चीज़ बताइए, दलित समाज के जो बच्चे होते हैं उनके साथ एक और चीज़ मैं देखता हूँ कि उनको डिस्करेज करने के लिए क्या होता है, कई बार उनकी जाति को लेके मतलब रिमार्क्स लोग देते हैं। उनके दोस्त दे सकते हैं, टीचर दे सकते हैं, हॉस्टल में कोई दे सकता है। कई बार उनको स्कॉलरशिप मिलता है, उसमें उनका नाम लिख दिया जाता है कि हाँ चंद्रसेन दलित है, इनको स्कॉलरशिप मिला। कई बार क्या होता है कि उन पर टिप्पणी की जाती है, अरे 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 तुम लोगों को तो रिजर्वेशन फ्री में मिल गया, हम तो 70 मार्क्स आए थे, तुम तो 65 ला के आ गए हो। तो इस तरह से एक कोशिश होती है कि उनको अंदर से कमज़ोर करके उनको पढ़ने से और आगे बढ़ने से रोक दिया जाए। ऐसे बच्चे जो हैं डर जाते हैं, उनके अंदर में थोड़ा सा एक हीन भावना को डालने की कोशिश की जाती है। कुछ लोग तो और गलत कदम उठा लेते हैं। इन लोगों के लिए आप क्या प्रेरणा के क्या आपके पास शब्द हैं, आप अपनी ज़िंदगी से कुछ बताएं कि कैसे उनके ट्रैप और उनके जाल में ना आए। आपको बता दूं कि दूसरे देशों का भी मेरा अनुभव है, और जब मैं न्यूयॉर्क में था, वहाँ टहल रहा था,
तो वहाँ के जो वाइट लोग होते हैं, वाइट लोग जो एफ्रो अमेरिकन हैं उनसे डरा करते हैं जी। एक उसका रीज़न ये है क्योंकि वाइट लोगों का अंदर जो एफ्रो अमेरिकन का असर्शन है इतना ज़्यादा हो गया है कि वाइट लोगों को उन लोगों ने बता दिया है कि जो रेसिज्म की समस्या है, दिस इज़ ए प्रॉब्लम ऑफ वाइट्स नॉट द ब्लैक। आपने रेसिज्म बनाया है, वाइट लोगों ने, दुनिया के जो श्वेत लोगों ने, उन्होंने रेसिज्म जैसा एक ऐसी परंपरा, एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूजन ब्लैक कम्युनिटीज़ का हुआ है। इसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत में भी ये बोला जाता है जो कास्ट की समस्या है, दलितों की समस्या है या ओबीसी की समस्याएं हैं या पैट्रियार्की का जो समस्याएं हैं, बोलते हैं महिलाओं की समस्या है। एक्चुअली कास्ट की समस्याएं दलितों की समस्याएं नहीं हैं। ये समस्या पैदा करने वाला जो तथाकथित उच्च जाति का लोग हैं, उन्होंने कास्ट बनाया और उनको शर्मिंदा होने की ज़रूरत है। एक समय आएगा या बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में अब ऐसे सवाल हो रहे हैं कि लोग अपने जाति के साथ जो उनकी जातियों ने जो शोषण किया, ऐतिहासिक शोषण किया, उससे शर्मिंदगी लोग भी महसूस कर रहे हैं कि मैं ऐसी जाति में क्यों पैदा हुआ जहां उस जाति का पूरा इतिहास ही सामंती इतिहास रहा हो, मैसेकर्स का इतिहास रहा हो। तो एक समय भारत में भी ऐसा आएगा जब यहाँ असर्शन बहुत बढ़ेगा तो जाति का जो प्राइड है अपर कास्ट का, वो प्राइड हवा में उड़ जाएगा और इनको रियलाइज़ होना पड़ेगा कि जाति की समस्याएं अपर कास्ट की समस्याएं हैं और जिसकी समस्याएं वो सॉल्व करे। जाति की समस्याएं दलितों को समस्याएं नहीं है। तो जो भी दलितों पे या लोअर सेक्शन पे जो कमेंट कर रहा है या उन पे उनका डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, दलितों को उसको समझना चाहिए कि ये उसकी प्रॉब्लम है, उससे आपको डिस्करेज नहीं होना है और वो उसकी प्रॉब्लम है, वो गो टू हेल। तुम्हें जो करना है, और आप देश में तो कानून बन गए हैं, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपको कानून खींच के ले जाएगा। तो उसमें किसी तरीके का डिस्करेजमेंट जानबूझ के आपके साथ किया जाता है तो आपके लीगल प्रोविजंस है, आप उसका ले सकते हैं। बट आइडियोलॉजिकली आपको इस चीज़ से कन्विंस होना पड़ेगा कि जाति की समस्या आपकी समस्या नहीं है, तो आपको इसमें शर्मिंदगी को महसूस होने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल। बिल्कुल चंद्रसेन यही कह रहे हैं, अगर इनकी बातों को मैं दोहराऊं, कि जो जात पात की जो समस्या है, जो जात पात की बीमारी है, इस बीमारी को पैदा करने वाला दलित समाज के लोग नहीं हैं। इस बीमारी को पैदा करने वाले ऊपर बैठे हुए लोग हैं, स्वर्ण समाज के लोग हैं। और अपनी गलती को मानने और अपनी गलती को दूर करने और समाज में समता बनाने की कोशिश होनी चाहिए, लेकिन उनके बीच से कुछ लोग क्या होते हैं कि अपनी गलती को छुपाने के लिए वो जो है दोष जो है वो दलित समाज के ऊपर लगा देते हैं। इसलिए दलित समाज के लोगों को ये महसूस करना चाहिए कि वो तो खेती किसानी करते हैं, वो तो मजदूरी करते हैं, वो तो मेहनत का पैसा खाते हैं। जो लोग दूसरों के कमाई को खाते हैं, दूसरों का शोषण करते हैं, जो दूसरों के साथ जात पात कर रहे हैं, जो दूसरों को मंदिर और धार्मिक स्थल पर घुसने नहीं दे रहे हैं, जो ट्रेन और बस में नहीं बैठने दे रहे हैं, जो जिसके साथ खाना पीना नहीं खाते हैं, दोषी तो ये हैं। इसलिए कह रहे हैं चंद्रसेन कि दो चीज़ें हैं, अगर इस तरह का भेदभाव आपके साथ करें तो भारत के संविधान में, कानून में बहुत सारे प्रावधान हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो जहां जरूरत है वहां कार्रवाई होनी चाहिए और कम से कम आपको इस बात के लिए तैयार होना चाहिए कि अगर वो इस तरह की टिप्पणी करें तो आप उनके जाल में न फंसें, बल्कि आप समझें कि जो समाज के अंदर में जो कचरा पैदा हुआ है उस कचरे के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, उस कचरे के लिए आप जिम्मेदार हैं। एक आखिरी सवाल आप बताइए कि आप तो इलाहाबाद पढ़े हुए हैं, आप जेएनयू पढ़े हुए हैं, न्यूयॉर्क गए हुए हैं, चाइना गए हुए हैं, अगर बच्चे लोग हायर एजुकेशन में आना चाहते हैं, मान लीजिए दलित समाज के लोग, या ये बातें सबके लिए है, पिछड़े के लिए है, आदिवासी के लिए है, जहाँ तक कि गरीब लोगों के लिए, स्वर्ण लोगों के लिए भी ये बातें सही है, जो लोग आगे बढ़ना चाहते हों उनके लिए हायर एजुकेशन में आने के लिए कुछ आपके टिप्स हों तो ज़रा बताइए, किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? क्या पेपर पढ़ते रहना चाहिए या कोई वेबसाइट को बार बार विजिट करना चाहिए? क्या करना चाहिए कि उनके हाथ से अपॉर्चुनिटी मिस ना हो और वो भी आगे बढ़ें? देखिए, पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। जैसे सवाल ये होता है कि फिर मैं उसी समाज और पेरेंट्स की तरफ जाऊंगा, हमारा समाज क्या है? हमारा समाज बचपन से बच्चों, जैसे हम लोग इलाहाबाद में आते जाते हैं, रिश्ता रहा है, तो बचपन से हमारे समाज के लोग हमारे बच्चों को क्या दिखाएंगे? संगम लेके जाएंगे, वैष्णो देवी लेके जाएंगे, लेकिन बगल में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का उसका गेट नहीं दिखाएंगे। जब अपने बच्चे को आप यूनिवर्सिटी का गेट नहीं दिखाएंगे
आप दिखाएंगे संगम, ठीक है, वैष्णो देवी, धार्मिक स्थल पे उसको लेके जाएंगे, चिड़ियाघर दिखाएंगे। भाई देश का साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन आप क्यों नहीं दिखा रहे हो? लबासना आप मसूरी जा रहे हो, देश में जहां आईएएस की ट्रेनिंग हो रही है लबासना, उसके आसपास जाके क्यों नहीं दिखा रहे हो कि देश का जो आईएएस लोगों की ट्रेनिंग होती है यहाँ होती है? देश में जो बड़े बड़े साहित्यकार हुए हैं, ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो या आपका डीयू हो या बेस्ट यूनिवर्सिटियों का जो तमगा, जैसे जेएनयू का भी बेस्ट यूनिवर्सिटी भारत में तमगा मिला, उसको आप नहीं ले जा रहे हो। जो जर्नलिज्म है जैसे आईआईएमसी दिल्ली में है, उसको आप नहीं दिखा रहे हो। तो जो आप बच्चों को दिखाओगे, जो सिखाओगे, बच्चों के अंदर वही धारणाएं बनेंगी। तो पहले परिवार और समाज की जिम्मेदारी है कि थोड़ा बच्चों को आप अगर जो बनाना चाहते हो तो उसकी तरफ आप उसको ले जाइए। आप कहते मत रहिए कि डीएम बनना है, लाल बत्ती लेके आना है घर पे, नहीं, आपको उन संस्थाओं के बारे में बताना है, लेकर जाना है। पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि जो भी बच्चा हायर एजुकेशन में आना चाहता है उसको थोड़ा क्रिटिकल माइंडसेट के साथ भी आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि समाज ने जो परोस दिया है आपको उसको आप चैलेंज मत करें, उन सवालों को सोचें, उसके बारे में आप दूसरे भी सवाल ढूंढें। आप किसी भी विचारधारा का, किसी भी सामाजिक मूल्यों का अंधभक्त आपको नहीं बन जाना है। हायर एजुकेशन जो है यूनिवर्सिटी सिस्टम का माना जाता है कि वहाँ विचारों की लड़ाई होती है, डिबेट एंड डिस्कशंस होते हैं, नए विचार बनते हैं। तो आप हायर एजुकेशन में आप जब जाएंगे तो आप नए विचारों, ओपन माइंडेड आप नहीं होंगे, ठीक है, तो आपके साथ मुश्किल होगी उसका इंट्रेंस निकालने में। आजकल तो इंट्रेंस रट्टा पे आ रहा है, CUET आ रहा है, तो आप रट लीजिए, आप यूनिवर्सिटीज़ में चले जाइए। बट हमारे टाइम पे ऐसा होता था कि आपके अंदर जो एनालिसिस करने का जो एक अगर हुनर है, आप संपादकीय पढ़ते रहिए, एडिटोरियल पढ़ते रहिए, मैगजीन, अखबार पढ़ते रहिए, मैगजीन पढ़ते रहिए, थोड़ा सिलेबस से हट के चीज़ों को भी देखते रहिए, तो आप हायर एजुकेशन में अच्छे तरीके से जा सकते हैं। और वहाँ जाने के बाद आप वहाँ कंपटीशन जो है बहुत तगड़े लेवल का है। आप लगातार अगर आप पढ़ते नहीं रहे, सीकिंग नॉलेज जो है, नॉलेज गेन करने के आपके अंदर अगर भूख नहीं है ना, तो हायर एजुकेशन में जाना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि रिसर्च का मतलब ये है कि नई चीज़ों को आप नए तरीके से या पुरानी चीज़ों को नए तरीके से सोचे। तो एक हायर एजुकेशन में ये जाने का है। दूसरा, हायर एजुकेशन में जो लोग पढ़ रहे हैं उनके टच में आप रहिए, थोड़ा पूछिए, आसपास जो लोग हैं उनका गाइडेंस लेते रहिए कि ये देश की टॉप जगहों में, भारत में क्या है कि टॉप में हर चीज़ उनको करना है, अच्छी मूवी देख लेना है, अच्छे मॉल चले जाना है, अच्छे रेस्टोरेंट में खा लेना है। लेकिन टॉप के यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस क्या है ये बच्चों को पता ही नहीं होता है, पेरेंट्स को पता ही नहीं होता है। अच्छे जगह घूमने की अच्छी जगह क्या है सबको पता है, लेकिन भारत में रैंकिंग सिस्टम में कौन यूनिवर्सिटी टॉप पे आ रही है लोगों को पता ही नहीं होता है। या दुनिया में आप सबसे अच्छी यूनिवर्सिटियाँ कौन सी है वो उसके बारे में लोगों को पता ही नहीं होता, क्या पढ़ाई लिखाई हो रही है। तो वो एक अप्रोच भी बदलने की ज़रूरत है। सिर्फ स्टूडेंट पे नहीं, समाज को भी, परिवारों को भी एक अप्रोच आपको बदलने की ज़रूरत है कि बच्चा साइंटिस्ट बनना चाहता है तो वो कैसी यूनिवर्सिटियों में जाएं, या आप रिसर्च सोशल साइंसेस में जाना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बेस्ट सोशल साइंसेस DU है, JNU है, जामिया है, इन सारी यूनिवर्सिटियों में आपको जाके रिसर्च करना है। तो थोड़ा आपको हायर एजुकेशन को लेके भी आपके अंदर एक अलग होना चाहिए, एक अप्रोच अलग होना चाहिए, तब उसका आप पार्ट बनेंगे और उसमें सर्वाइव कर पाएंगे। नहीं तो फिर वहाँ से भी आप MA करने के बाद बाहर निकल जाएंगे और फिर जाके SSC, रेलवे और छोटी मोटी जगहों में फंस जाएंगे और फिर सारी ज़िंदगी एक मिडिल क्लास का पार्ट बन के जो भी चल रहा है स्टेटस को आप किसी तरीके से पारिवारिक जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। मेरा कहना है कि हायर एजुकेशन का पार्ट आप जब बनेंगे तो एक सामाजिक परिवर्तन का पार्ट आप बनेंगे, नेशन मेकिंग का पार्ट आप बनेंगे और एक नई दिशा आप दे पाएंगे अपने रिसर्च से, अपनी सोच से। तो वो ज़रूरी है उस अप्रोच के साथ जाना। जो बातें डॉक्टर चंदसेन से हमने सीखी, मैंने सीखी, वो यही है कि आप अपने बच्चे को घूमने फिरने की जगह पे ज़रूर लेके जाएं। आप उनको पिकनिक, तफरीह कराने के लिए ज़रूर लेके जाएं, लेकिन आपके लिए ये भी ज़रूरी है, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर का पैगाम है, कि आप उनको जो शिक्षा के जो बड़े बड़े केंद्र हैं, जैसे यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेज हैं, लाइब्रेरी हैं, वहाँ पर भी उनको लेके जाएं और दिखाएं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, यहाँ से पढ़ने वाले बच्चे यूपी को या देश को चला रहे हैं, ये JNU यूनिवर्सिटी है, यहाँ कैसे दाखिला लेना है। घर के अंदर में भी पढ़ने पढ़ाने का माहौल पैदा करना चाहिए, कुछ पढ़ना चाहिए, कुछ अखबार, कुछ मैगजीन को भी देखना चाहिए। और अगर आपको दाखिला
हायर एजुकेशन में कॉलेज और यूनिवर्सिटी में मिल जाती है, तो बहुत सारे लोग नौकरी ले लें, आपको बैंक में ले लें, क्लर्क की नौकरी ले लें, ठीक है, वो भी सही है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि देश को चलाने के लिए हमें तमाम नॉलेज को हासिल करना पड़ेगा और फिर हम उसमें दखल भी दें, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का पैगाम है कि अगर दलित समाज के लोग योजना बनाते वक्त वहाँ नहीं बैठे रहेंगे तो उनका हक मार लिया जाएगा। चंद्रसेन, आपसे मैं बस यही पूछूंगा कि अगर आपसे लोग जुड़ना चाहें तो आप फेसबुक पे भी हैं जी, तो वो क्या आपका प्रोफाइल है फेसबुक का, वो बता दीजिए। मेरा प्रोफाइल सिंपल मेरा नाम है चंद्रसेन, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपका यूट्यूब चैनल पर भी आप अपने लेक्चर डाल रहे हैं? हाँ, यूट्यूब चैनल अभी धीरे धीरे शुरू कर रहा हूँ। क्या नाम है जरा बता दीजिए। यूट्यूब चैनल आप डॉक्टर चंद्रसेन और ब्रैकेट में PhD लिखा हुआ है, तो उस पे जाएं, उसको डॉक्टर शुरुआत चंद्रसेन और ब्रैकेट में है PhD, हाँ। इससे मिल सकते हैं। और डॉक्टर चंद्रसेन जो है JNU ऐसा करेंगे तो ये भी इनसे मिल जाएंगे। मेरे चैनल पर भी अगर आप डॉक्टर चंद्रसेन से अगर जुड़ना चाहेंगे तो अगर आपके कुछ सवाल होंगे या कुछ होंगे तो मैं भी अपना ईमेल ID इनका शेयर कर दूंगा। ये आप लोगों के लिए आज के दौर में, आप लोगों आपके समाज के लिए, देश के लिए धरोहर हैं, इनसे जुड़िए और इन जैसे जितने भी डॉक्टर चंद्रसेन हैं उनसे भी जुड़िए और मिलजुल के एक साथ एक कलेक्टिव तरीके से हम लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर के जो पैगाम है कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, आगे बढ़ो, समाज में समता लाओ, इसके लिए काम करना होगा। और हमारी लड़ाई किसी भी ऊंची जाति के खिलाफ नहीं है, बल्कि हमारी लड़ाई सबको बराबर करने की है। और जो ऊंचे समाज के भी जो लोगों के साथ जिस तरह की भी गरीबी और जिस तरह का भी जुल्म सितम हो रहा है, उनकी लड़ाई के साथ भी हम अपनी सॉलिडारिटी को जाहिर करते हैं। डॉक्टर चंद्रसेन, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू भाई।